हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की इस प्यारी सी क्लास में हम सभी लोग चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें थ्योरी जो है वो थ्योरी आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। डेरिवेशन के नाम पे ये चैप्टर बहुत कम है। बहुत सारी चीज़ें आपको अपने मन से खुद बनानी पड़ती है। तो दोस्तों इसमें हमने 5 क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है और 5 क्वेश्चन अगर हम लोग बढ़िया तरीके से तैयार कर लेते हैं तो ये चैप्टर ओवरऑल बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इस चैप्टर की एक न्यूमेरिकल की वीडियो और एक थ्योरी की वीडियो, यानी एक डेरिवेशन की एक न्यूमेरिकल की 2 वीडियो आपको मिलने वाली है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है दोस्तों। निकाल लीजिए कॉपी और पेन। जो जो चीज़ें बताए जा रहे हैं आप उसको बढ़िया तरीके से लिख करके बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए तथा स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दोस्तों 2 नियम हैं, ठीक ना। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम को समझने से पहले एक वर्ड है दोस्तों चुम्बकीय फ्लक्स। चुम्बकीय फ्लक्स को पहले समझ लेते हैं। चुम्बकीय फ्लक्स में दोस्तों अपने को क्या क्या याद करना है। चुम्बकीय फ्लक्स में अपने को क्या क्या याद होना चाहिए। चुम्बकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और एक चीज हमेशा याद रहे, इसलिए मैं यहाँ पे उसको विद्युत फ्लक्स भी लेता हूँ। विद्युत फ्लक्स हमने पढ़ चुके हैं और चुम्बकीय फ्लक्स आज पढ़ने वाले हैं। विद्युत फ्लक्स जो पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे कि फाई ई इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। हमने बोला था आप भाई यही केवल याद रखो, केवल दोस्तों यही याद रखो। बाकी डिफिनीशन क्या होती थी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उससे जितना वैद्युत बल रेखा पास हो जाए उसी क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। किसी भी इमेजिनरी सरफेस या काल्पनिक पृष्ठ से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। बाकी ये डिफिनीशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। यहाँ से दोस्तों इसका यूनिट, यहाँ से इसका डायमेंशन और ये कैसी क्वांटिटी है ये बताना अपने लिए इजी हो जाता है, जिसमें से यूनिट और डायमेंशन दोनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिट क्या हो जाएगा, ई का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। दूसरा यूनिट क्या होता है, ई का वोल्ट पर मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, वोल्ट मीटर। तो 2 यूनिट इंपॉर्टेंट है। यूनिट अगर आपको याद है तो डायमेंशन आप निकाल लोगे। बाकी क्वांटिटी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। ये बात आपको पहले से पता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपका चुम्बकीय फ्लक्स में सिंबल क्या हो जाएगा, फाई बी इक्वल टू होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। जैसे यहाँ पे वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यहाँ पे वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये चीज़ आपको याद करनी है। यहाँ से आप इसका यूनिट डायमेंशन और कैसी क्वांटिटी है सब बता सकते हैं। डिफिनीशन अगर इसको छोड़ करके बताया जाए, जैसे यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे डिफिनीशन हुआ दोस्तों, वैसे यहाँ पे भी डिफिनीशन हो गया, ठीक ना। यूनिट की बात करते हैं। बी का यूनिट ने 4 यूनिट बताया है। कितना यूनिट, 4 यूनिट। पहला यूनिट हमने क्या बताया है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा वेबर पर मीटर स्क्वायर, तीसरा टेस्ला और चौथा गॉस। ये हमने 4 मात्रक बताया है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मीटर कटेगा तो क्या मिलेगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर यूनिट होता है। वेबर पर मीटर स्क्वायर बी का यूनिट है, एरिया का मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वेबर। कभी कभी दोस्तों पूछ लेता वेबर किसका यूनिट है, तो क्या बताओगे, चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर।
या न्यूटन मीटर पर एम्पियर। टेस्ला है ही है, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, मीटर स्क्वायर से, टेस्ला मीटर स्क्वायर। गॉस सीजीएस में होता है तो गॉस है, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग मैक्सवेल बोलते हैं, मैक्सवेल बोलते हैं, ठीक ना। तो एक होता है मैक्सवेल, तो एक वेबर में कितने मैक्सवेल, इसको अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, एक वेबर में कितने मैक्सवेल। जिस तरीके से आपको पता है कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴ गॉस, ये पता है ना, उसी तरीके से दोस्तों तो 1 टेस्ला इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर को क्या बनाएंगे, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर को जब बनाएंगे तो एक टेस्ला में 10⁴ गॉस और एक मीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10⁴ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर क्या बोलेंगे, मैक्सवेल, क्या बोलेंगे, मैक्सवेल। तो 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। ये भी दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मिला जुला के दोस्तों आपको क्या याद रखना है, ये फार्मूला। अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो चारों में से कोई भी यूनिट आप बता लोगे, ये कन्वर्जन भी बता लोगे, डायमेंशन क्या है वो भी बता लोगे, क्वांटिटी कैसी है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये भी बता लोगे। तो मिला जुला करके इतने देर तक जो क्लास अभी तक रही, उस इतनी देर तक क्लास में सिर्फ और सिर्फ 5b इक्वल टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a याद करना है, बाकी फार्मूले को सेट करना है, ठीक ना। याद रहेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, चलो ठीक। अब आते हैं अपने इस वाले टॉपिक पर, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। चुंबकीय फ्लक्स समझ में आ गया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या की माप को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कैसी राशि है वगैरह वगैरह सब कुछ बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया, ठीक है। चलो भाई अब दोस्तों आगे आते हैं। आगे सबसे पहले क्या देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। पहले दोस्तों समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या, ठीक ना। इसको मैं इरेज करूं, सब बातें समझ में आ गया ना। चलो भाई सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहला काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना। समझते भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ध्यान से सुनोगे अपने आप चीज़ें याद हो जाएगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब किसी परिपथ से बद्ध, हमने क्या बोला, परिपथ, जब किसी परिपथ से बद्ध है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं। किसमें मान में परिवर्तन करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। अब ये इसीलिए मैंने बताया इसके बारे में, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करने से उस परिपथ में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अगर परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा बहती है, जो धारा बहती है उसी धारा को हम लोग बोलते हैं प्रेरित धारा। प्रेरित धारा, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। अब दोस्तों मैंने ये आप इतने सारे वर्ड से मैं आपको डिफिनीशन कम से कम 2-3 बार बोलूँगा, आपको बढ़िया तरीके से सुनना है और सुनने के बाद वीडियो को रोक करके आपको भी डिफिनीशन बोलना है और मेरे साथ साथ भी डिफिनीशन बोलना है। वीडियो को रोक करके डिफिनीशन बोलना है ताकि आपको वीडियो देखने मात्र से डिफिनीशन याद हो जाए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिफिनीशन 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है वो डिफिनीशन, कि जब किसी परिपथ से बद्ध है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि परिपथ बंद है तो उसमें एक धारा बहती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ये तो पूरा डिटेल में हुआ, शॉर्ट में समझना है, एक लाइन में बात करनी है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। यानी सर्किट में दोस्तों उस क्लोज्ड पाथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस होने की जो फिनोमेना है
वही फिनोमेना क्या कहलाती है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। यानी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। बाकी डिटेल में बात करें, बातें दिमाग में थोड़ा धंसे, उसके लिए कैसे याद करोगे कि जब किसी परिपथ से बद्ध है, कोई भी परिपथ है, जब तक दोस्तों परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो अगर हम पूछे आपसे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल कब उत्पन्न होगा, तो आप कहेंगे जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे। जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करेंगे तभी क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। उसी विद्युत वाहक बल को क्या बोलते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और अगर परिपथ बंद है तो उसमें एक करंट फ्लो होता है, उस करंट को क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस्ड होना और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होना, ये फिनोमेना क्या कहलाती है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। जब दिमाग में धस क्या होगा, बाद में बढ़िया तरीके से याद हो गई होगी कि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ठीक ना? चलो, ये तो डिफिनीशन हुआ विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोस्तों दो नियम हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। तो जो दो नियम हैं, उन दो नियमों में जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम या न्यूमैन का नियम, प्रथम नियम या न्यूमैन का नियम, प्रथम नियम या न्यूमैन का नियम। अब दोस्तों न्यूमैन का जो नियम है उसको याद रखने के लिए छोटा सा फार्मूला है। छोटा सा फार्मूला क्या है? E = डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। अगर दोस्तों ये चीज़ आपको याद है, इसी को केवल वर्ड में बोल दो, शब्दों में बोल दो, आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण का पहला नियम तैयार। क्या बोलोगे इससे? ई दोस्तों, ई क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ई क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ई क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के। दोस्तों यही मैंने देखो वर्ड में बोल रहा हूँ, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के। अब इसको अच्छे शब्द में क्या बोलोगे कि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में ऐसे बोलो यार, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ऐसे बोलो। या फिर दोस्तों किसी भी तरीके से बोलो, या और तरीके से कैसे बोल सकते हो? किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है कौन? प्रेरित विद्युत वाहक बल। किसी भी तरीके से बोलो, बस इसी को वर्ड में बोलना है आपको। ये वर्ड में बोल लिए, आप प्रथम नियम या न्यूमैन के नियम को बोल दिए। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के मान के बराबर होता है ना? बोलोगे ना? इस नियम को यहाँ से वर्ड बोलना है आपको, ठीक ना? ये रहा दोस्तों आपको क्या? प्रथम नियम हो गया। अगर दोस्तों डेल्टा टी बहुत छोटा रहेगा तो इसी लाइन को हम लोग क्या लिखेंगे? E = d फाई बी अपान डी टी। बस दोस्तों हो गया आपका पहला नियम। ये पहला नियम आपका हो गया। अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम या लेंज का नियम। दूसरा नियम या लेंज का नियम। तो दूसरा नियम या लेंज का नियम दोस्तों क्या है? लेंज का नियम कहता है जिस तरीके से दोस्तों हम लोग होते हैं, जो हमारा अच्छा चाहने वाला होता है हम उसी का विरोध करते हैं। जो हमारा अच्छा चाहने वाला होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं? विरोध करते हैं, अपोज करते हैं। जिस तरीके से हर बेटा अपने बाप की बात को बुरा मानता है, उसी तरीके से ये लेंज का नियम है। हम लोग दोस्तों सबके अंदर, मैक्सिमम लोगों के अंदर क्वालिटी होती है कि ये हम लोग अपने पापा की बात का ज़्यादा क्या करते हैं? अपोज करते हैं। अगर वो कोई बात कहेंगे हम लोग जल्दी उनकी बात नहीं मानना चाहते हैं। ज़्यादातर बात हम लोग अपने घर वाले का ही अपोज करते हैं ना?
जहाँ तक कि हमारे घर वाले ऐसे होते हैं कि हमें आगे बढ़ाने के लिए ही परेशान होते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए ही बोलते हैं। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हमें आगे बढ़ाने में के हेल्प के लिए बोल रहे हैं, जबकि हम अपने दोस्त की बात मानते हैं, अपने पड़ोसी की बात मानते हैं, या किसी और की बात मानते हैं, जो उसकी बात मानते हैं जो हमें पीछे करने में हेल्प करते हैं। ठीक उसी से दोस्तों रिलेटेड आपको लेंज का नियम याद रखना है। तो लेंज का नियम क्या है कि अब यहाँ पे देखो, इस परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से, जब तक दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल तब उत्पन्न होगा जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, ठीक ना। बिना चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो सकता है नहीं। तो जो प्रेरित धारा उत्पन्न होता है या जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह विरोध करता है, अपोज करता है, किसका? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का। यही लेंज का नियम है। तो लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का विरोध करता है। बस सिंपल सी बात हो गई दोस्तों। दिमाग में जब बैठा लोगे ना, अपने आप नियम याद रहेगा, टिकाऊ रहेगा, भूलेगा नहीं। हमने क्या बताया कि हर इंसान उसका अपोज करता है जो उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा कैसे उत्पन्न हुआ? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से। जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं होगा तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगा। ये जो उत्पन्न हो रहा है उसी का अपोज कर रहा है जिससे खुद उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव सदैव विरोध करता है किसका? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन का। ठीक, अच्छा, एक नियम का एक नंबर का वेरी इंपॉर्टेंट है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो दोस्तों अगर हम लोग कार्य करेंगे तभी जो है, जैसे यह क्या है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगा जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कराने के लिए अपने को कार्य करना पड़ेगा कि मतलब एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में ट्रांसफर हो रही है, यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो लेंज का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों इतनी देर तक मैंने जो आपको कहानी सुनाई, बहुत चीज़ें हमने सुना दिया, और यही चीज़ आगे जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको? चुंबकीय फ्लक्स में मात्रक, बीमा और कैसी राशि है, ये तो बात आपको क्लियर हो गया। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा को याद रखने के लिए φB = वेक्टर B डॉट वेक्टर A। विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक लाइन में याद करो कि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। फिर हमने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो रूल हैं। पहला प्रथम नियम या न्यूमैन का नियम। तो प्रथम नियम क्या है कि E = डेल्टा φB / डेल्टा T, यानी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है? लेंज का नियम क्या है कि परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है। और लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अभी तक हमने यही इतना बताया है, ठीक ना। अब उम्मीद करता हूँ कि पहला क्वेश्चन आपका बढ़िया तरीके से तैयार हो गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं दूसरे वाले डेरिवेशन पर, दूसरे वाले क्वेश्चन पर। दोस्तों ये दूसरा डेरिवेशन इस चैप्टर 6 का बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है, और दोस्तों इसको मैं कह सकता हूँ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये है क्या? ये कि लेंज का नियम बताइए। लेंज का नियम बताना है। लेंज का नियम बता लोगे ना कि परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होती है कि वह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक ना। चलो हो गया लेंज का नियम। दिखाइए कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। दोस्तों आपको दिखाना है कि जो लेंज का नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन कैसे करता है। अभी तो आपने देखा कि इतना जाना है, केवल देखा नहीं है, समझा नहीं इसको, बस केवल देखा है, मतलब समझा है कि बोले तो अभी केवल आप इतना जाने हो केवल कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे है
अब ये बताने जा रहे हैं, ठीक ना। चलो दोस्तों, इसके लिए दोस्तों बाकायदे आपको बढ़िया से आधे पेज का थ्योरी लिखना है। और थ्योरी दोस्तों यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, वहीं से आपको थ्योरी बनाना है। जब बात समझ में आ जाएगी, थ्योरी बता रहा हूँ ना, अपने आप आएगा। आधे पेज नहीं दोस्तों, एक पेज के लगभग थ्योरी आप लिख लोगे, फिगर बनाओगे, फिगर बना के थ्योरी लिखोगे, एक पेज के ऊपर जाएगा। और 3 नंबर में एक क्वेश्चन आता है कि दिखाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक ना। चलो देखो कैसे करते हैं इसको दोस्तों। इसको दिखाने के लिए हम लोग एक कुंडली बनाते हैं। ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुंडली। देखो ये ऐसे बनाओगे, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं कुंडली, ठीक है। और इस कुंडली में हमने यहाँ पे लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। क्या लगा दिया, धारा मापी। और यहाँ पे दोस्तों हमने कोई चुंबक, अभी हम चुंबक के नॉर्थ पोल को ऐसे अभी रेस्ट में रखे हुए हैं। चुंबक से क्या निकलेंगी, चुंबकीय बल रेखा। और चुंबकीय बल रेखा जब किसी कुंडली से होके पास करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं किसी कुंडली से पास करेंगी, उसको हम लोग बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स। यह चुंबकीय फ्लक्स की डिफिनेशन तो यही है, जब किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अगर किसी पृष्ठ से होकर पास कर रही है, उसे क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। तो इस चुंबक से निकलेंगी चुंबकीय बल रेखाएं और इससे पास करेंगी, उससे बोलेंगे चुंबकीय फ्लक्स। लेकिन दोस्तों प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगा जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा तभी उत्पन्न होगा जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। अब बताओ दोस्तों, अगर ये चुंबक केवल रखा रहेगा तो क्या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन होगा? तो आप कहोगे नो सर। हम पूछेंगे क्यों? तो आप कहोगे सर जितना ये निकल रहा है उतना ही निकल रहा है, ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब तक चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा नहीं, तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होगा नहीं। ठीक, अच्छा अब हम चुंबक को क्या कर रहे हैं, इसके पास लेकर आ रहे हैं, इसके पास लेकर आ रहे हैं। जैसे जैसे चुंबक को इसके पास लेकर आएंगे, चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या इससे पास होकर जो जा रही थी वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। जब पास आते जाएगा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। ठीक, लेकिन दोस्तों कमाल की बात यहाँ पे ये है कि जैसे ही जब ये नॉर्थ पोल इसके सामने आता है, तो इसमें जब धारा जो प्रवाहित होती है, धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वह इस तरीके से इसमें प्रवाहित होती है कि इसका ये वाला पोल क्या बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है। क्या बन जाता है, साउथ पोल बन जाता है। तो साउथ पोल इस तरीके इसलिए बन जाता है कि ये क्या करता है, इसकी गति का अपोज करता है। इसमें नॉर्थ पोल बन जाता है। क्या बन जाता है, नॉर्थ पोल बन जाता है। ये नॉर्थ वाला आएगा तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। नॉर्थ पोल क्यों बन गया है, ताकि ये वाला पोल इस वाले का अपोज कर सके। लेकिन हमें अगर धारा प्रवाहित करवाना ही है तो हमें इस चुंबक को इसके पास लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अगर वर्क करेंगे तभी चुंबक कुंडली के पास जाएगा। जब चुंबक कुंडली के पास जाएगा तभी प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा के मान में परिवर्तन होगा। अच्छा, अगर यही चुंबक को हम दूर लेकर आएंगे तो यहाँ बन जाएगा साउथ पोल। अब दूर जाने नहीं देगा, पास आने नहीं दे रहा है और दूर जाने नहीं दे रहा है। ये वही हुआ ना। अब दोस्तों ये वही हुआ कि आप दूर होना चाह रहे हो, दूर हो नहीं पा रहे हो, और पास आना चाह रहे हो, एकदम पास आ नहीं पा रहे हो। यही वाली हाल है यहाँ पे कि नॉर्थ पोल पास आना चाह रहा तो पास आने नहीं दे रहा है, और नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो दूर जाने नहीं दे रहा है। मतलब दूर जाने के लिए भी कार्य करना पड़ेगा, पास आने के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। ठीक ना। तो अभी ये सब बातों को आप शब्दों में कैसे लिखोगे दोस्तों? पहले क्या करोगे कि जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, नॉर्थ में होता है उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लेकर आते हैं तो कुंडली के सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव की तरह, जबकि पीछे वाला तल, दूर वाला तल दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। इतना दोस्तों खुद आपका 1.5 लाइन हो गया, 1.5-2 लाइन।
उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करने की वजह से ये क्या करता है, ये चुंबक की गति का विरोध करता है और चुंबक को इसके पास लेकर आने के लिए हमें बाह्य कार्य करना पड़ता है। उसके बाद जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव, जबकि सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव और दूर वाला तल उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। अब इस दशा में यह चुंबक की गति का विरोध करता है और ये दूर जाने नहीं देता। तो इसका मतलब है दोस्तों, चुंबक को गतिमान करने के लिए या कुंडली को गतिमान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। जो बाहर से हम लोग जितना काम करते हैं उसी काम से हमें क्या मिलता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इससे सिद्ध होता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक ना। चलो, अब यही सब बातें दोस्तों आपको करना क्या है, फिगर 1 मैंने बनाया है, इसी आप फिगर को 2-3 फिगर बना सकते हो। एक आपने देखा जब चुंबक कुंडली के पास जा रहा है तो मान लो धारा ऐसे हुआ। जब यही चुंबक है नॉर्थ वाला क्या हो रहा है, कुंडली से दूर जा रहा है, तो अब धारा इसको विपरीत दिशा में दिखा दो। अब की बार धारा क्या दिखा दो, ये ऐसे दिखा दो। ठीक है, 2 फिगर बन गया। वही तीसरे फिगर में क्या दिखा सकते हो कि अब की बार साउथ पोल है। अब की बार क्या है कि साउथ पोल है, साउथ पोल पास में आ रहा है। जब साउथ पोल पास में आ रहा है तो कुंडली का पहला वाला तल ये क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा कि इसकी गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। और दूर जाएगा, अगर ये वाला दूर जा रहा है तो यहाँ पे सामने वाला तल क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा और यहाँ पे एस बन जाएगा। ठीक है, ये चारों फिगर बना करके जो मैंने बात समझाया है वो बातें अगर लिख दोगे तो आपका एक पेज के ऊपर चला जाता है। जब एक पेज के ऊपर चला जाएगा, ये सब फिगर दे करके जो शब्दों में लिखोगे उसको दे करके भैया नंबर काटेगा क्या, कोई नंबर काटेगा? एकदम नहीं दोस्तों, आपको जो नंबर है पूरा नंबर मिलेगा। बस दोस्तों ये शब्द आपको लिखने आना चाहिए, शब्द कुछ नहीं है यार। जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव और दूर वाला तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। इस दशा में यह क्या करता है, चुंबक की गति का विरोध करता है। जब हम लोग चुंबक को दूर ले जाते हैं तो सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव और दूर वाला तल उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। इस दशा में भी यह क्या करता है, गति का विरोध करता है। गति का विरोध करेगा भैया, गति का अगर सहयोग कर दिया तो अपने आप चुंबक आ रहा है। जब अपने आप चुंबक आ रहा है तो हमें कार्य करना ही नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब अगर कार्य नहीं करेंगे तो वहाँ पे ऊर्जा संरक्षण का नियम लगेगा ही नहीं। जैसे होता है ना कि कॉपी लेके बैठ जाओ और कहो कि आपको अपने मन से याद हो जाए, इसके लिए दोस्तों अपने क्या करना पड़ता है, लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितना देर तक बैठोगे लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तब जाके भेजे में कुछ घुसता है। लेकिन अगर कोई ऐसा रहे केवल कॉपी लेके ऐसे बैठ जाओ और अपने आप याद होता रहे तो ये प्रकृति के विरुद्ध हो गया ना, ये तो प्रकृति के विरुद्ध हो गया ना भैया, ये तो गलत हो गया। इसको हम कहेंगे ना भैया गलत हो गया, तो ऐसा रहे तो बताओ प्रकृति का नियम काम ही नहीं करेगा। तो प्रकृति का नियम इसीलिए सब कुछ सिस्टम से चल रहा है कि भैया जो जितना मेहनत कर रहा है उसको उतना बढ़िया तरीके से याद हो रहा है, जो नहीं मेहनत कर रहा है उसको नहीं याद हो रहा है। अगर कम मेहनत करने वाले को बढ़िया तरीके से याद हो जाए, उसको एग्जाम में एक बार पढ़ा रहे और एक बार केवल पढ़ ले, एग्जाम में जाके छाप के चलाए, तो कहेंगे यार ये तो गलत है यार, इसके साथ ये दैवी शक्ति इसके कोई देवता इस पर काम कर रहे हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। लेकिन ऐसा मैक्सिमम लोगों के साथ नहीं होता है। लाखों 2 लाख करोड़ों में 1 लोग ऐसे मिलते हैं केवल एक बार पढ़ लिए एग्जाम में जाके लिख दें। लेकिन क्या करना पड़ता है इसके लिए, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना ज़्यादा निखार रहेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना ज़्यादा निखार रहेगा। सेम काम यहाँ पे है लेंज के नियम पर, ठीक ना। तो इतनी देर तक मैंने दोस्तों एग्जाम्पल दे के सब कुछ समझाया कि आपको लेंज का नियम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो भाई 2 क्वेश्चन आपका लल्लन टॉप क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब अगले वाले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ दोस्तों, आपके सामने ये तीसरा वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन अभी जो 2 मैंने बताया ना, दोनों तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन दोनों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, दोनों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक ना। चलो अब देखो यहाँ पे जो चीज़ निकालना है मुश्किल से दोस्तों 2-3 मिनट का है काम, ये 2-3 मिनट का काम है। ये क्या है कि स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा देने के लिए दोस्तों 2 फार्मूले हैं, 2 फार्मूले में से किसी एक फार्मूले से जो अच्छा लगे उसे दे देना। पहला फार्मूला क्या है
L इक्वल टू एन फाई अपान आई, पहला सा। इससे चाहे आप दो स्वप्रेरक गुणांक की परिभाषा, या आप एक और फार्मूला होता है L इक्वल टू माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ये फार्मूला है। इन दोनों में से किसी एक से आप वर्ड में बोल दो, वही परिभाषा हो गया। देखो कैसे बोलोगे, जो चीज़ दोस्तों नीचे होता है उसको एकांक बोलते हैं। यदि किसी परिपथ में एकांक एम्पियर या 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बोलो या एकांक बोलो, बात एक ही है, मैं एक बोल रहा हूँ। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से, या किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से, किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से उस परिपथ से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन को, उस परिपथ से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं। दोस्तों स्वप्रेरण गुणांक को समझने से पहले मैं चाह रहा हूँ आपको एक वर्ड आता है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण को समझा दूँ। स्वप्रेरण क्या होता है? खुद से प्रेरित होना। मतलब दोस्तों यहाँ पे कोई कुंडली है, ये क्या है? कोई कुंडली है। जब किसी कुंडली में, ये कुंडली है और इस कुंडली में हम इसी कुंडली में एक बैटरी को जोड़ करके और एक कुंजी लगा देते हैं। कुंजी को जैसे ही ऑन करते हैं इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, मतलब धारा के मान में परिवर्तन होता है। तो अब बात ध्यान सुनना, जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से प्रेरित धारा उसी कुंडली में उत्पन्न हो, तो यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है। ठीक ना? मतलब इस कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं और इसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, यह घटना क्या है? स्वप्रेरण है। ठीक है। अच्छा, अब क्या है यहाँ परिभाषा क्या है? जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर हो, प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर हो, तब उस कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन या कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान ही स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। फिर से बात सुन लो, जब किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर हो, तब उस कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान ही स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है ना? 3 बार बोला मैंने। यहाँ से क्या बोलोगे? यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड हो, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन की दर, देखो परिवर्तन की दर, आई मतलब धारा, टी मतलब दर, धारा के परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड हो, तब उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को या प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को ही क्या कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। जिससे जो डिफिनीशन आसान लगे वही आप डिफिनीशन लिख दो फार्मूले को दे करके। यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड हो, तब उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व बोलते हैं। ठीक ना? तो यहाँ से दोनों से परिभाषा हो गई, यहाँ से दोनों से इसका मात्रक बीमा निकाल लोगे। उसके बाद क्या है? एक समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब दोस्तों मैंने क्या बना दिया? एक समतल वृत्ताकार कुंडली बनाया। इसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है I। इसमें तार के फेरों की संख्या क्या है? N मान लो। तार के फेरों की संख्या क्या है? N है। हमें क्या निकालना है? स्वप्रेरण गुणांक निकालना है, यानी L निकालना है। और L का फार्मूला क्या होता है? N फाई अपान I। ठीक ना? इस कुंडली का दोस्तों हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले फाई। और फाई अभी हमने देखा, फाई का फार्मूला क्या होता है? फाई इक्वल टू क्या होता है? BA वेक्टर B डॉट वेक्टर A लिखो या डायरेक्ट BA लिख दो। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं सिंस है फाई इक्वल टू क्या होता है? BA। तो फाई इक्वल टू B इस समतल वृत्ताकार कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र? μ0 अपान 2 I अपान R, अगर रेडियस R है तब, रेडियस R है, इनटू A।
और एक जगह पे पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चलो एक ही जगह पाई आर स्क्वायर लिख दो क्या मैं, पाई आर स्क्वायर या तो फिर ए के टर्म में भी निकाल सकते हैं। चलो पाई आर स्क्वायर ही ले दे रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर। तो एक आर से कट गया तो क्या मिला, फाई इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 आई पाई आर। अब यही फाई का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे जब रखेंगे तो एल इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एन अपान आई, और फाई की जगह पे म्यू नॉट अपान 2 आई पाई आर। तो एल इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 एन आई पाई आर अपान 2, ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर हम लोग एरिया के फॉर्म में भी फार्मूला निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये फार्मूला निकालना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपको ये फार्मूला पता है, एल इक्वल टू एन फाई अपान आई। बस पहले फाई निकालो। अब फाई का फार्मूला होता है बी ए, और समतल वृत्ताकार कुंडली का बी क्या होता है, म्यू नॉट अपान 2 आई अपान आर, और एक जगह पे पाई आर स्क्वायर। बस सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। ठीक ना, म्यू नॉट अपान 2 एन आई पाई आर अपान 2। ठीक ना, म्यू नॉट अपान 2 एन आई पाई आर एन आई पाई आर। ठीक ना, एन आई पाई आर। आई से भी कट गया भाई, आई से कट गया। म्यू नॉट अपान 2 एन आई पाई आर, म्यू नॉट अपान 2 एन आई पाई आर। ठीक ना, ये हमारे लिए फार्मूला है। तो कितना इजी है फार्मूला, एकदम इजी है। बस केवल आपको क्या ध्यान देना था, 100 पीरियड पहले समझ में आया। 100 पीरियड क्या है कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो तो यह घटना 100 पीरियड। फिर 100 पीरियड गुणांक की परिभाषा इन दो फार्मूले से, फिर इन फार्मूले से निकालने के बाद आपको ये निकाल देना था। ठीक ना, चलो भाई। अब दोस्तों अगला क्या है, अगला मैं डायरेक्ट यहाँ से पढ़ दे रहा हूँ और आपको कर लेना है क्या है कि 100 पीरियड गुणांक की परिभाषा दीजिए। 100 पीरियड गुणांक की परिभाषा दीजिए। उसके बाद धारावाही लंबी परिनालिका के 100 प्रेरकत्व का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये समतल वृत्ताकार कुंडली के लिए है, अब की बार क्या है किसी परिनालिका के लिए है। तो परिनालिका के लिए रहेगा तो वही जो चीज़ समझाया हूँ सब कुछ वही रहेगा। 100 पीरियड गुणांक की परिभाषा नहीं लिख रहे हैं। अब की बार क्या है, समतल वृत्ताकार कुंडली की जगह पे क्या है, कोई धारावाही परिनालिका है। एक धारावाही परिनालिका के केंद्र पर उत्पन्न एक धारावाही परिनालिका के लिए, ठीक ना, एक है धारावाही लंबी धारावाही परिनालिका, लंबी लिख लेता हूँ, चलो लंबी भी लिख देता हूँ, लंबी धारावाही परिनालिका के लिए 100 पीरियड गुणांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों एल आप जानते हो, एल इक्वल टू क्या होता है, एन फाई अपान आई। लंबी धारावाही परिनालिका के लिए फाई कितना हो जाएगा, तो लंबी धारावाही परिनालिका के लिए जो फाई होता है, फाई इक्वल टू सबके लिए फाई इक्वल टू बी ए। तो लंबी धारावाही परिनालिका के लिए जो बी होता है म्यू नाट एन आई, और स्मॉल एन की जगह पे क्या होता है, कैपिटल एन अपान एल इंटू आई। तो यहाँ पे बी की जगह पे क्या लिखोगे, म्यू नाट कैपिटल एन अपान एल इंटू आई, आगे क्या है ए। फाई मिल गया, यही फाई को उठा के ले जाके यहाँ पे रख दो। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन अपान आई, और फाई जगह पे म्यू नाट कैपिटल एन अपान एल आई ए। सॉल्व करोगे तो एल इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एल इक्वल टू म्यू नाट आई से कट जाएगा भैया, ये एल है ये म्यू नाट एन स्क्वायर अपान एल इंटू ए। सही है ना भाई, देखो कोई गलती तो नहीं है ना। म्यू नाट एन स्क्वायर अपान एल इंटू ए, फार्मूला आ गया। बताओ कितना इजी रहा। दोस्तों ये चीज़ आपको तैयार करना है, क्या स्वप्रेरण क्या होता है, ठीक ना, स्वप्रेरण क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है, और समतल स्वप्रेरण गुणांक के लिए फार्मूला याद करोगे, एल इक्वल टू एन फाई अपान आई, और एल इक्वल टू माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। दो तरीके से फार्मूले को याद करके डिफिनेशन बना सकते हो। समतल कुंडली के लिए एल समतल कुंडली के लिए एम निकालना सीखोगे, समतल कुंडली के लिए एल कैसे निकाला जाता है, और लंबी धारावाही परिनालिका
परिनालिका, धारावाही परिनालिका के लिए एल कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। इसके लिए एल निकाला कैसे जाता है, स्वप्रेरण की परिभाषा, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, फार्मूले से आपको निकालने आना चाहिए। बाकी इन दोनों का यूनिट दोस्तों, एल का यूनिट आपको अच्छे से याद होना चाहिए और एल का यूनिट यहाँ से निकाल लोगे। फाई का यूनिट अभी आपने देखा था, क्या था, फाई का 4 यूनिट हमने बता दिया था। कितना यूनिट बता दिया था, 4 यूनिट बता दिया था। अब अगर बी का आपको चारों यूनिट याद है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस, अगर ये 4 यूनिट याद है तो फाई का भी यूनिट याद रहेगा, क्योंकि फाई का ये फार्मूला होता है बी ए। जब फाई का याद रहेगा तो एल का भी याद रहेगा, क्योंकि एल इक्वल टू होता है एन फाई अपान आई। ठीक है ना, मज़ा आ गया। बाकी यहाँ से दोस्तों एक यूनिट होता है, एल का यूनिट क्या हो जाएगा, ई का हो जाएगा वोल्ट, सेकेंड ऊपर आएगा वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर क्या होता है, ओम, ओम सेकेंड। ओम सेकेंड दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, ओम सेकेंड। ओम सेकेंड किसका यूनिट है, तो क्या बोलोगे, प्रेरकत्व का। ओम सेकेंड किसका यूनिट है, प्रेरकत्व का मात्रक है। ठीक है, चलो भाई। अब दोस्तों इसके बाद आपका बचता है एक और क्वेश्चन। मैंने 4 क्वेश्चन बताया, तीसरा चौथा इसी में हो गया। 5वां क्वेश्चन है आज का कि अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं क्या लिखिए, मात्रक लिखिए। उसके बाद कि 2 समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ठीक ना, ये दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या करना है, अन्योन प्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखना है, परिभाषा एवं मात्रक लिखना है, और 2 समतल कुंडलियों के लिए अन्योन प्रेरण गुणांक का सूत्र प्राप्त करना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। 5 मोस्ट डेरिवेशन, ठीक ना, 5 मोस्ट डेरिवेशन। तो पहले अन्योन प्रेरण समझो। अन्योन प्रेरण क्या होता है, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण में दोस्तों अन्य, अन्य मतलब दूसरा कोई, ऐसे लग रहा है अन्य, अन्योन्य, म्यूचुअल, अन्य कोई। तो एक कुंडली है, एक कुंडली है, इस कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, और मजा कोई दूसरी कुंडली मारती है, मजा कोई दूसरी कुंडली मारती है, तो ये घटना क्या होता है, अन्योन प्रेरण होता है। जब एक कुंडली में प्रवाहित, जब पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, तो यह घटना क्या कहलाती है, अन्योन प्रेरण कहलाती है। यानी एक पहली वाली धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं पहली वाली में, और प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है दूसरी कुंडली में, तो यह घटना क्या कहलाती है, अन्योन प्रेरण कहलाती है। जब एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, तो यह घटना अन्योन प्रेरण कहलाती है। ठीक, जैसे स्वप्रेरण हुआ था ना, तो वैसे पहले जैसे हमने अभी आपको बताया स्वप्रेरण, स्वप्रेरण में क्या बताया कि जब एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, यह घटना स्वप्रेरण। और यहाँ पे जब एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, तो यह घटना अन्योन प्रेरण। उसके बाद अन्योन प्रेरण के बाद अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक। अब ये क्या होता है, जैसे जब भी दोस्तों मैंने आपको बताया स्वप्रेरण गुणांक में, स्वप्रेरण गुणांक में 2 फार्मूला बताया, कौन कौन सा, L इक्वल टू एन फाई अपान आई, दूसरा फार्मूला L इक्वल टू माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। उसी तरीके से दोस्तों इसके भी 2 फार्मूले हैं, इसके भी 2 फार्मूले हैं, उन्हीं फार्मूले से आपको डिफिनीशन बनाना है। तो L की जगह पे क्या कर दोगे, M इक्वल टू अब एन फाई, तो एन फाई क्या होगा, इस वाले कुंडली के मान में धारा के मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तो धारा के मान में परिवर्तन करने से जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, धारा के मान में परिवर्तन इसमें कर रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किस में होगा, पहली में होगा कि दूसरी में होगा, दूसरी में होगा। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन जिसमें होगा उसी में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे M इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 φ2 अपान I1,
ये फार्मूला बन जाएगा। इसमें सिंपल क्या था, एन फाई था, यहाँ पे N2 φ2 अपान I1। दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, M इक्वल टू माइनस E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा T। ये फार्मूला बन गया। इन्हीं फार्मूले से डिफिनीशन बोल देना है किसका, अन्योन्य प्रेरण गुणांक का। क्या बोलोगे, यदि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर हो, यदि पहली वन मतलब पहली समझोगे, यदि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर हो तो दूसरी कुंडली से बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। फिर से एक बार, यदि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन, यदि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन 1 एम्पियर हो तो दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं हम लोग, अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलते हैं। इस पे क्या बोलोगे, यहाँ से यदि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन की दर, यदि पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन की दर 1 एम्पियर पर सेकंड हो तो दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान को क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोलते हैं। ठीक ना। तो यहाँ से दोस्तों आपने डिफिनीशन बना लिया, जैसे यहाँ पर डिफिनीशन बनाया था वैसे यहाँ पर डिफिनीशन बना लिया। अब क्या करना है कि दो समतल कुंडलियाँ हैं, उन समतल कुंडलियों को क्या, उन समतल कुंडलियों का क्या निकालना है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालना है। तो दोस्तों मान लेते हैं हम लोग दो समतल कुंडली, ये पहली समतल कुंडली है, ये दूसरी समतल कुंडली है। पहली वाली समतल कुंडली में धारा प्रवाहित हो रहा है I1, इसमें फेरों की संख्या है N1 और चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है वह है φ1। ठीक है। अच्छा, जबकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किस में होगा, दूसरे में होगा, N2 में होगा। इसमें धारा के मान में परिवर्तन तो होगा नहीं, बस चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, उसको मैं बोलूँगा φ2। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, N2। ठीक ना। तो पहली वाली कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे, अच्छा हमें क्या निकालना है, M इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 φ2 अपान I1, N2 φ2 अपान I1। ठीक, तो M इक्वल टू N2 अपान I1 और फाई जगह पे क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है BA, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B2A2। M इक्वल टू N2 अपान I1 B का समतल कुंडली का के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 I अपान A की जगह पे क्या लिखोगे, A2 इंटू A2 कैंसिल हो जाएगा। तो M इक्वल टू दोस्तों आ जाएगा म्यू नॉट अपान 2। अब यहाँ पे I1 करोगे तो यहाँ पे आपका A1 आएगा। अगर I1 करेंगे तो यहाँ पे A1 आ जाएगा, A1। तो I1 कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 N2 A2 अपान A1, म्यू नॉट अपान 2 बचा, यहाँ पे N2 बचा। M इक्वल टू N2 φ2 अपान I1, फार्मूला एकदम सही है, N2 φ2 अपान I1, N2 अपान I1, φ2 जगह पे BA, तो B2A2 अगर मैं लिख दिया, B2A2 सही है। और अगर B2A2 सही है और इसमें भी तार के N फेरे, ये तो N वाला ये वाला हो गया, इसमें तार के जो N फेरे हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 2 N म्यू नॉट अपान 2 N2 I2 म्यू नॉट अपान 2 N2 I2 अपान R2 ही हो गया, म्यू नॉट अपान 2 I अपान R। सही है फार्मूला। दोस्तों ये बचा क्या अपने को, I1 I2, मैंने I1 यहाँ पे लिखा हुआ है, I2 यहाँ पे लिखा हुआ है, I2 कटना चाहिए, चलो नहीं कट रहा है कोई बात नहीं है। म्यू नॉट अपान 2 N2 स्क्वायर I2 अपान I1 R2, ऐसे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों ये फार्मूला। ठीक ना, ये फार्मूला चलेगा, लेकिन फार्मूला थोड़ा और बेटर हो जाता कि हम लोग जो फार्मूला यहाँ बनाए हैं, ये मान लो I1 तो सही है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे अगर रहेगा तो हमें हो जाएगा B1A1। अगर हम लोग इसको B1A1 कर देते, जो किताब वाला फार्मूला है वो फार्मूला अपने लिए निकल के चला आता। तो ये अपना क्या हो जाएगा, N2 अपान यहाँ पे जाएगा φ1 अगर मैं कर दूँ तो M इक्वल टू हो जाएगा N2 अपान I1 और फाई जगह पे क्या हो जाएगा B1A1। तो N2 अपान I1
B1 जगह पे म्यू नॉट अपान 2 N1 म्यू नॉट अपान 2 N1 I1 अपान R1 और ये चल रहा है M इक्वल टू, तो M इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 I1 कैंसिल N1 N2 अपान R1। ये फार्मूला सही भाई, म्यू नॉट अपान 2 N1 N2 अपान R, ठीक ना दोस्तों। इस तरीके से हमने टोटल कितने फार्मूले देख लिए। तो टोटल फार्मूले तो उस बात नहीं हो रही है, और ये फार्मूला आपको याद करना भी नहीं है, ये फार्मूला सिर्फ आपको निकालने आना चाहिए। और अगर न्यूमेरिकल अगली क्लास में न्यूमेरिकल जब करवाएंगे तो इस पर न्यूमेरिकल दोस्तों इस फार्मूले पाए हैं तो वहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल के लिए फार्मूले निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है सब निकालने के लिए, हम लोग फार्मूले वहाँ पे निकाल लेंगे। बाकी दोस्तों फार्मूले रटेंगे नहीं, फार्मूला अगर रट्टा मारना अपने को इस विद्युत चुम्बकीय पीरियड के, तो विद्युत चुम्बकीय पीरियड के जो फार्मूले याद करना है वो फार्मूले में जल्दी आपको 5 मिनट के अंदर बता दूं कि हाँ कौन कौन से फार्मूले अपने को जो याद रखना है इस चैप्टर के, वो फार्मूले क्या क्या है अपने लिए। सबसे पहला चुम्बकीय फ्लक्स का फार्मूला। चुम्बकीय फ्लक्स का फार्मूला क्या हो गया कि फाई बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, पहला फार्मूला, ठीक ना। उसके बाद विद्युत चुम्बकीय पीरियड बताया, विद्युत चुम्बकीय पीरियड में पहले जो नियम है उसके लिए फार्मूला है E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। अगर टी बहुत छोटा है तो E इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपान डी टी। दो फार्मूले हो गए, ठीक ना। दो के बाद तीसरा जो फार्मूला है, एक फार्मूला होता है E इक्वल टू वी बी एल, जिसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में जल्दी पूछा नहीं गया है इसलिए मैंने इसका डेरिवेशन नहीं लिया हुआ है। 3 फार्मूले हो गए। चौथा फार्मूला एल का 2 फार्मूला याद करना है, एन फाई अपान आई, और साथ ही साथ आपको एल इक्वल टू माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। एल के ये 2 फार्मूले याद करना है। उसके बाद एम के 2 फार्मूले याद करना है, एम इक्वल टू एन टू फाई टू अपान आई वन, और दूसरा फार्मूला एम का जो याद करना है एम इक्वल टू माइनस ई टू अपान डेल्टा आई वन अपान डेल्टा टी। बस दोस्तों इतने फार्मूले आपको याद करने हैं, इतने फार्मूले केवल इस चैप्टर के याद करने हैं। बाकी हमने जो इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन बता दिया है इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन को याद रखना है। बाकी अगली वाली क्लास में कम से कम हम लोग दोस्तों 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन ले लेंगे, वो क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने लिए ये चैप्टर बढ़िया तरीके से ओवरऑल अच्छे तरीके से ठीक ठाक तैयार हो जाएगा कि हम लोग पेपर में जाके बढ़िया तरीके से बैठ करके और 70 में 60 प्लस का अपना जो टारगेट है उस टारगेट को हम लोग अचीव करने के मोड में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जितना यहाँ पे चीज़ें बताया गया है हर एक चीज़ को हर हाल में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों एक्स्ट्रा टाइम लेकर के और चीज़ पढ़िए, उसमें और जितना चीज़ पढ़ेंगे उतना आपके लिए प्लस पॉइंट तो है ही है, लेकिन जितना बताया जा रहा है आपको उतना तो हर हाल में पढ़ना है अगर आप 70 में 60 प्लस का सपना देख रहे हैं तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में देखेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे धुआंधार ज़बरदस्त न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार धुआंधार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलते भाई सबको बाय बाय, आते आते।